वेलकम टू स्टडी पीक्यू। आज हम बात करेंगे डिटांट की। ठीक है, तो डिटांट बेसिकली एक कोल्ड वार की टर्म है जिसकी डिटेल हम आगे देखते हैं। तो पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डिटांट है क्या। उसके बाद इसमें जो टिट्राइज शामिल थी जिसकी वजह से इसे डिटांट बोला जाता है, जिसमें साल्ट 1 आता है, साल्ट 2 आता है। इसके बाद इसमें हेल्सिंकी अकॉर्ड आते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे। इसके बाद अपोलो सोयज़ हैंडशेक इन स्पेस देखेंगे और सबसे आखिर में हम इसके एंड देखेंगे कि डिटांट कब ख़त्म हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डिटांट बेसिकली है क्या। ठीक है, तो डिटांट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रिलैक्सेशन। यहाँ पर रिलैक्सेशन से क्या मुराद है कि कोल्ड वार के दौर में जो वर्ल्ड वार 2 के बाद शुरू हुआ था, अमेरिका और रशिया जो दो सुपर पावर्स थी उनके दरमियान पॉलिटिकल टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो इरा या वो डिकेड के जिसमें दोनों कंट्रीज़ के दरमियान पॉलिटिकल टेंशन्स काफ़ी हद तक कम हो गई, उसको बोलते हैं डिटांट। डिटांट बेसिकली प्रेसिडेंट निक्सन ने शुरू किया था। ठीक है, ये इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी का एक बुनियादी चीज़ थी और इसी चीज़ को लेकर ये प्रेसिडेंट बने और इसी चीज़ को लेकर ये आगे चले। उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो किसिंजर थे और रशिया के जो लीडर थे वो लियोनिड ब्रेजहेम थे। ठीक है, डिटांट बेसिकली पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, ये 1963 में साइन की गई थी। इसके अलावा न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, जो 1968 में साइन की गई थी। ठीक है, ये सारी ट्रीटीज बेसिकली आप कह लें कि एक बेस थी डिटांट का। तो इनके बाद डिटांट का बेसिक इरा शुरू हुआ कि जिसमें बाकायदा तौर पर दोनों कंट्रीज़ ने अपने जो वार हेड्स थे उन पर पाबंदी लगाई, नए बनाने पर पाबंदी लगाई। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। तो स्टार्ट इन 1969 एज अ कोर एलिमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ निक्सन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो बुनियादी चीज़ें शामिल थी वो साल्ट 1 था जो एक ट्रिटी थी। इसके अलावा साल्ट 2 थी और इसमें हेल्सिंकी का कोड आता है। साल्ट 1 और साल्ट 2 बेसिकली स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क थी। तो सबसे पहले इसमें आता है साल्ट। ठीक है, साल्ट क्या था? साल्ट बेसिकली स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी थी जो मई 26, 1972 को साइन की गई थी। अब इसमें क्या चीज़ें तय पाई? इसमें पहले नंबर पर तो ये तय पाया कि फ्रोज द नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स एट एग्जिस्टिंग लेवल, कि आपके पास जितने भी स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको फर्दर प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनकी तादाद को फ्रोज कर दिया जाएगा। वो जितने हैं दोनों कंट्रीज़ के पास वो उतने ही रहेंगे। इसके अलावा अलाउ एडिशन ऑफ न्यू सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ये वो होते हैं जो लैंड टू लैंड वारर लेकर जाते हैं, जबकि ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है कि सबमरीन में से भी मिसाइल निकल के जो टारगेट है उसको अटैक करते हैं। तो इनको कहा गया कि ये आप ऐड कर सकते हैं, नए बना सकते हैं। किस सूरत में? कि जितने आप नए बनाएंगे उतने ही आप पिछले डिसमेंटल करेंगे। फर्ज कर लें कि आप 5 नए सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो पिछले पुराने 5 हैं उनको आपको डिसमेंटल करना होगा। ठीक है, तो इसके अलावा बैंड लैंड बेस्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो होते हैं जिनकी मिनिमम रेंज 5000 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो इस पर बैन लगा दिया गया कि ये इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा लिमिट द नंबर ऑफ डिप्लॉयमेंट साइट प्रोटेक्टेड बाय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल वो होते हैं जो लैंड टू लैंड असला लेके जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स लेके जाते हैं, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन लेके जाते हैं। तो एंटी वो होते हैं जो इनको एंटी करते हैं कि जो हवा में मिसाइल आ रहा होता है तो उसको गिराने के लिए, टारगेट को हिट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली किस टर्म में यूज़ था? ये बेसिकली जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहे थे, अमेरिका ने तुर्की में न्यूक्लियर वेपन्स रखे, इसके अलावा यूएसएसआर ने उसके जवाब में क्यूबा में मिसाइल रखे। तो उनको देखते हुए ये डिप्लॉयमेंट साइट प्रोटेक्टेड बाय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, तो उसको देखते हुए ये साइन किया गया। इसके अलावा साल्ट 1 में शामिल था कि एग्रीड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कि उस वक्त रशिया के जो सैटेलाइट कंट्रीज़ थे जिनमें पोलैंड या सारा का सारा ईस्टर्न यूरोप आ जाता है, तो ये बेसिकली उस लिहाज से था कि नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, इसके अलावा प्रमोट ट्रेड, कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड प्रमोट की जाएगी। इसमें क्या था कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा ग्रेन यूएसएसआर को दी थी। इसके बाद साइंटिफिक एंड कल्चरल टाइज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये थी साल्ट 1 ट्रीटी जो डिटांट में आती है सबसे पहले नंबर पर। इसके बाद इसमें आता है साल्ट 2। साल्ट 2 कब साइन की गई? 1972 में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि टास्क एंड नेगोशिएशन हुई। बेसिकली ये सिर्फ टास्क और नेगोशिएशन ही थी क्योंकि साल 2 पर कभी भी अमल नहीं हुआ। इस पर तो अमल हो गया क्योंकि ये 1972 में साइन हुई थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ क्योंकि ये नेगोशिएशन चलती रही। 1979 में जब रशिया ने अफ़गानिस्तान पर इन्वेड किया तो उसके बाद से इन पर फर्दर बात नहीं हुई और इसी साल 2 को कभी भी सेनेट ने रेटिफाई नहीं किया था। अब इसमें क्या शामिल था? इसमें था कि जो मेन और बुनियादी चीज़ इसमें शामिल थी वो था कर्टेल द
मैन्युफैक्चर ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। पहले में तो यह था कि आपने चीज़ों को फ्रोज कर दिया था एग्जिस्टिंग लेवल तक, ठीक है। इसके अलावा आप नई चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पिछली को आपको डिसमेंटल करना होता था, ठीक है। लेकिन इसमें यह था कि आप नई चीज़ें बना ही नहीं सकते, नई मिसाइल, नए न्यूक्लियर जो डिवाइसेस हैं वो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसने बेसिकली असल में अक्सर डाला था कि दोनों कंट्रीज़ ने, USSR और अमेरिका ने, अपनी 2250 स्ट्रेटजिक फोर्सेस ऑन बोथ साइड्स ये इतनी कम हो गई थी कि दोनों कंट्रीज़ के पास 2250 जो मिसाइल से न्यूक्लियर वेपन्स थे वो कम हुए, ठीक है। इसके अलावा बैंड न्यू मिसाइल्स प्रोग्राम कि आप नया मिसाइल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नए आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब नए मिसाइल से क्या मुराद था कि कोई भी ऐसा मिसाइल जिसका कोई भी की पैरामीटर, जिसका कोई भी की एलिमेंट 5% पिछले मिसाइल से बेटर ना हो, ठीक है। या कोई भी ऐसा मिसाइल जो 5% पिछले मिसाइल से बेहतर होगा वो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। 5% से अगर नीचे है जो आप नया मिसाइल बनाना चाहते हैं तो वो फिर आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके जवाब में दूसरा कंट्री भी उसे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आती है। अब SALT II ट्रीटी को कभी भी सेनेट ने रेटिफाई नहीं किया था, ठीक है। इस वजह से ये कभी भी लॉ में नहीं कन्वर्ट हो सकी। और फिर जब 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पर इन्वेड किया तो उसके बाद डिटेंट बेसिकली बाकायदा तौर पर ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो ये था SALT II। इसके बाद इसमें आता है हेल्सिंकी अकॉर्ड। हेल्सिंकी बेसिकली फ़ाइनल में है, ठीक है। ये जुलाई और अगस्त में 1975 में, ठीक है, ये एक ट्रीटी थी जो साइन की गई थी और तकरीबन 35 कंट्रीज़ ने इसे रेटिफाई किया था, इसे साइन किया था। इसमें जो बुनियादी चीज़ें थी वो देख लें। सबसे पहले नंबर पर आता है सोवरेनिटी, ठीक है, कि कंट्रीज़ के दरमियान, दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। इसके अलावा ख़ासतौर पर जो ईस्टर्न यूरोप में कंट्रीज़ थे उनकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया गया कि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेगा, सोवरेनिटी का ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इससे क्या मुराद था कि कोई भी कंट्री है उसको डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं की जाएगी, जो कंट्री जैसा है वो वैसा ही होगा, उसे डिसइंटीग्रेट करने के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। इसके अलावा नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर, ठीक है, नाम से ज़ाहिर है। इसके अलावा रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, के ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट की जाएगी। इसके अलावा इक्वल राइट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है, कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, और सबसे आखिर में प्रोमिस ऑफ फ्री इलेक्शन इन यूरोप बाय रशिया। ये बेसिकली कोर चीज़ें थी जो हेल्सिंकी अकॉर्ड में शामिल थी, बुनियादी चीज़ें, बेसिक्स थी। इसके अलावा भी थी लेकिन ये बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे लास्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला भी और लास्ट वाला भी। लास्ट वाले में ये था कि जो रशिया था ये अपने सैटेलाइट स्टेट्स में कभी भी फ्री इलेक्शन नहीं होने देता था, ठीक है, जिस तरह पोलैंड था, ईस्ट जर्मनी था, इसके अलावा दूसरे स्टेट्स थे, तो वहाँ पर हमेशा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स ही आती थी। तो इसमें यह तय हो गया, रशिया ने इस बात का प्रॉमिस किया कि वो फ्री इलेक्शन को इंश्योर करेगा यूरोप में, ठीक है। तो ये थी हेल्सिंकी अकॉर्ड, ये भी डिटेंट में आती हैं, ठीक है। डिटेंट में बेसिकली हेल्सिंकी अकॉर्ड, SALT II, SALT I, ये तीन चीज़ें बेसिकली इसमें आती हैं। तो ये था डिटेंट। इसके अलावा इसमें आता है अपोलो सोयुज़ हैंडशेक इन स्पेस। ये क्या था कि 1975 में फर्स्ट USSR US जॉइंट स्पेस फ्लाइट वाज कंडक्टेड, कि अमेरिका और रशिया ने मिल के अपनी एक फ़्लाइट स्पेस में भेजी थी, ठीक है। इससे पहले आप जानते हैं कि सबसे पहले रशिया ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया, जिसके जवाब में अमेरिका ने किया, तो एक स्पेस वार शुरू हो गई अमेरिका और रशिया के दरमियान। तो 1975 में ये वार ख़त्म हुई कि जब 3 अमेरिका के एस्ट्रोनॉट और 2 रशिया के एस्ट्रोनॉट इकट्ठे स्पेस में उन्होंने लैंड किया और वहाँ पर जाके उन्होंने हैंड शेक किया। तो वहाँ पर जाकर स्पेस रेस ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इस तरह यह भी रिटर्न का पार्ट बन गया कि जो टेंशन्स थी वो ईज़ हो गई। इसके अलावा एंड स्पेस रेस, ये मैं बता चुका हूँ। तो वहाँ पर जाके उन्होंने जॉइंट एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। इससे पहले उन्होंने एक्सचेंज टेक्नोलॉजी के, दोनों कंट्रीज़ ने स्पेस में जाने की जो टेक्नोलॉजी थी उसे एक्सचेंज किया। इसके अलावा साइंटिस्ट्स एक्सचेंज किए गए, ठीक है, जो रशिया के अमेरिका गए, अमेरिका के रशिया में आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड ऑफ डिटेंट, के डिटेंट ख़त्म कैसे हुआ। तो इसमें ये 2 पॉइंट्स बुनियादी हैं, ठीक है। इनमें पहले तो आता है विद द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान, कि जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर 1979 में इन्वेड किया तो उस वक्त डिटेंट बेसिकली ख़त्म हो गया, ठीक है। इसमें दूसरे नंबर पर आता है कि रोनाल्ड रीगन, ठीक है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, 1981 में बने थे। तो 1980 में या इससे पहले जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उसमें टोटली उन्होंने एंटी डिटेंट जो था वो अपना रवैया अपनाया, ठीक है। तो जब वो 1981 में प्रेसिडेंट बन गए तो ये बात क्लियर होगी कि अमेरिकन पॉपुलेशन भी एंटी डिटेंट है, ठीक है, वो भी डिटेंट नहीं चाहती। तो एक चीज़ इसमें ये आ जाती है। तो ये 2 चीज़ें बेसिकली डिटेंट को ख़त्म करने वाली हैं, जिनमें ये दोनों ही बुनियादी किरदार अदा करती हैं। इसके बाद डिटेंट के बाद क्या हुआ कि 1991 में स्टार्ट्स का सिलसिला शुरू हो गया, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटीज़, ठीक है। तो इसमें पहले START I आता जो 1991 में साइन किया गया, इसके बाद START II आता जो 1993 में साइन किया गया, और अभी रिसेंटली 2011 में न्यू स्टार्ट का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा थी, बेसिकली एंड ऑफ डिटेंट में ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल डिटेंट, ठीक है।
जिसमें बुनियादी चीज़ें साल्ट 1 साल्ट 2 और हेल्सिंकी अकॉर्ड आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको किसी हद तक इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।